नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीलंका की फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। क्यों श्रीलंका में ये फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई और क्या मायने हैं इसके वैश्विक स्तर पे? कैसे एक टेररिस्ट अटैक से फाइनेंशियल क्रंच शुरू हो गया श्रीलंका में? विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि साल 2022 refugees fleeing Sri Lanka. There was a case which was reported this morning. The island nation of Sri Lanka will be facing nationwide 13-hour This is power in Sri cut. Lanka, where army is deployed at fuel stations after protests have erupted and thousands are queuing up daily. Say they were not consensus and are angry at the But is in talks with the International Monetary Fund for an aid pact. श्रीलंका वर्स्ट इकोनॉमिक मेल्टडाउन से गुजर रहा है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ पर पेपर शॉर्टेज होने की वजह से स्कूल को एग्जामिनेशन कैंसिल करने पड़े। राइस और शुगर की प्राइस 290 रुपीज़ पर केजी तक पहुंच चुकी है। अप्रैल 2019 में श्रीलंका में बॉम्ब अटैक होते हैं। पूरी दुनिया हैरान, क्योंकि 10 सालों से श्रीलंका में कोई भी टेरर अटैक नहीं हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए। श्रीलंका का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो टूरिज्म से आता है, और इन अटैक्स के बाद टूरिज्म के कारण जो अर्निंग्स थी वो 70% तक ड्रॉप कर जाती है, क्योंकि जहाँ पे सिटीजन्स की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो सकती वहाँ पे फॉरेनर्स क्यों ट्रैवल करेंगे। इस प्रॉब्लम से श्रीलंका कोप कर ही रहा होता है कि 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में कोविड हिट करता है। हजारों की संख्या में श्रीलंकन लेबर्स फंस गए थे इन वेस्ट एशियन कंट्रीज, और ड्यू टू लो डिमांड वो अल्टीमेटली जॉबलेस हो गए। इसका सबसे मेजर इफेक्ट हुआ कि श्रीलंका की जो फॉरेन रिमिटेंस थी वो जीरो पर आ गई। लोकल इंडस्ट्रीज जैसे कि गारमेंट्स और टी स्टेट्स, जिसे हम चाय के बगान कहते हैं, वो भी काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लगातार लंबे लॉकडाउन और नए नए इन्फेक्शंस के क्लस्टर बन रहे थे उनके कारण। ये सारे फैक्टर्स श्रीलंका के हाथ में नहीं थे, वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। बट उन्होंने सबसे बड़ी गलती अपने उस सेक्टर को लेकर हिट करी जो उनकी इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे गलत कदम गवर्नमेंट ने उठाया 26 अप्रैल 2021 में। प्रेसिडेंट राजापक्षा ने यह ऐलान किया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इंपोर्ट पर कंप्लीटली बैन लग रहा है। उन्होंने इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ पुश किया। ये उन्होंने अपने चुनाव में वादा भी किया था। श्रीलंकन इकोनॉमी में प्लांटेशन का बहुत बड़ा रोल है। श्रीलंका में 90% फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर पर रिलाई करते हैं। 30% श्रीलंकन आर एम्प्लॉयड बाय दिस सेक्टर। ऐसे में गवर्नमेंट का प्लांटेशन बेस्ड इकोनॉमी को ऑर्गेनिक की तरफ पुश करना बहुत ही गलत कदम था। इसने फूड प्राइसेस के इन्फ्लेशन को सोर किया। 25.7% फूड इन्फ्लेशन वहाँ पे श्रीलंका में पहुँच गया था। श्रीलंकन फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, देन अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया। इसमें मज़ेदार बात यह है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सबसे पहले अप्रोच किया चाइनीज़ गवर्नमेंट को टू बाय द फर्टिलाइजर्स, और ये फर्टिलाइजर्स जब उन्होंने खरीदे तो उन्होंने पाया कि ये फर्टिलाइजर्स ख़राब है, कंटेमिनेटेड है। अल्टीमेटली उनको इंडिया के पास आना पड़ा इस इंपोर्ट के लिए। यूनाइटेड नेशंस कॉमट्रेड डेटाबेस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड 2022 की रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में फर्टिलाइजर का ट्रेड $3.14 मिलियन पे सिचुएटेड है। एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया श्रीलंका के लिए फॉर द इंपोर्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। डेप्थ डिप्लोमेसी, श्रीलंका के जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो चाइना डेवलप कर रहा है, जैसे कि कोलंबो पोर्ट, हैम्बेंटोटा पोर्ट। इसका कॉन्ट्रैक्ट चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी के पास है। एज यूजुअल चाइना बीइंग चाइना ने सारी जॉब्स अपने नेशनल्स को प्रोवाइड करी। वहाँ के लोकल सिटीजन्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंट्री की लीडरशिप की बहुत अच्छी दोस्ती है विद द चाइनीज गवर्नमेंट। अब इससे आगे का रास्ता क्या है? श्रीलंका ने अपने बायलैटरल पार्टनर्स के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है, जैसे कि इंडिया और जितने भी रीजनल पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं साउथ एशिया में। इंडिया ने असिस्टेंस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने पिछले हफ्ते ही श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठक की है, और उन्होंने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का आश्वासन दिया है श्रीलंका को। इंडिया को क्या असर होगा? हमारे 60% ग्लोबल ट्रेड के शिपमेंट्स कोलंबो होके जाते हैं। अब कोलंबो पोर्ट फंक्शनल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक मेल्टडाउन है और उनके पास ऑपरेशनल करने के लिए भी कैपिटल नहीं है। ऐसे में इंडियन शिपमेंट्स हैं उनकी तादाद पोर्ट पे बढ़ती जा रही है, जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यही वजह है कि श्रीलंका इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स, ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो इस क्राइसिस से उभर रही है। डेली वर्कर्स वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फूड और फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। उनके लिए सबसे ईजी और रिलायबल ऑप्शन है तमिलनाडु। इलीगल तरीके से ये लोग
क्रॉस करके इंडिया के तमिलनाडु में पहुंच रहे हैं। इसको कोस्टल गार्ड्स ने भी ट्रेस किया है। इंडिया ने रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 साइन नहीं किया है UNHCR का, तो इंडियन लॉ के हिसाब से रेफ्यूजी और फॉरेनर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट राइट नाउ। इसके बावजूद श्रीलंकन मीडिया में इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उनका मानना है कि ये सारी असिस्टेंस इंडिया की तरफ से श्रीलंका को जो दी जा रही है वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेने के चक्कर में है। पर मैं याद दिलाना चाहता हूं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेबरहुड फर्स्ट। चाहे वो अफगानिस्तान को वीट एक्सपोर्ट हो या फिर बांग्लादेश को मेडिकल सप्लाईज, भारत हमेशा खड़ा है अपने नेबर्स के साथ विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। जय हिंद, वंदे मातरम।